हमारी श्रद्धांजलि सभा में आपका स्वागत है जो लता दीदी को हम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आंखों में आंसू भले उन्होंने छोड़ा, होठों पर मुस्कान छोड़ गई सबके। जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। एक कलाकार तभी बड़ा होता है जब उसके जीवन का बड़प्पन लोगों तक पहुंचता है। लेकिन मैं आपसे एक ऐसे सवाल के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि अलग अलग जो हमारे साथी मंच पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आ रहे हैं, अपनी यादों को साझा कर रहे हैं, सब अलग अलग हैं। कोई किसी ने उनको देखकर गाना सीखा, किसी के लिए मिसाल रही, कोई एक्ट्रेस जिनकी आवाज वो बनी। लेकिन जब लता मंगेशकर के साथ बैठकर एक डुएट गाना गाया जाता है, तब लता मंगेशकर कैसी थी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये शर्फ मुझे हासिल हुआ। मैं नौजवान था, बिल्कुल नया था। मेरा एल्बम भी रिलीज नहीं हुआ था। मेरे ख्याल 80 की बात है। एल्बम रिकॉर्ड हो चुका था, रिलीज नहीं हुआ था मेरे ख्याल। और मैं लता जी के साथ ये गज़ल रिकॉर्ड कर रहा था उस ज़माने में। ख़याम साहब की मौसीकी, बॉम्बे लाइव एक स्टूडियो था। और उस ज़माने में रिकॉर्डिंग कैसी होती थी कि आप जैसे आप बैठी हैं तो हम खड़े होते थे। बड़ा बहुत म्यूज़िक रूम था, सिंगर्स बूथ, और पूरा 60 पीस ऑर्केस्ट्रा बाहर हॉल में वो लाइव बजता था। और यकीन कीजिए कि अगर किसी से गलती हो जाए, मुझसे अगर गलती हो जाए, तो फिर से रीटेक करना पड़ता था। और रिकॉर्डिंग जो है, आप यकीन नहीं करेंगे, आपको पता है स्पूल रिकॉर्डिंग स्पूल पर नहीं होती थी, टेप पर नहीं होती थी उस जमाने में। फिल्म 35 mm फिल्म का जो साउंड ट्रैक होता है ना, क्योंकि उन्हें ब्रॉड साउंड चाहिए होता था, तो उस पर रिकॉर्ड होता था। अगर आपने गलती की तो वो रॉ स्टॉक जो होता है ना फिल्म, वो बेकार हो जाता था। तो कितना प्रेशर होगा समझिए आप। तो मैं बड़ा नर्वस था। मैं खड़ा हूँ इधर, ये लता जी हैं यहाँ पर। तो रिहर्सल हो चुका। डैनियल साहब जो कंडक्टर थे बाहर, उन्होंने सब कर दिया। ख़याम साहब की आवाज़ आ गई कि चलिए शुरू करते हैं टेक। और मेरे मुंह से निकल गया कि लता जी मैं बड़ा नर्वस हूँ। तो वो इतनी सादगी के साथ, मुझे आज भी याद है, कहने लगी क्यों, आप तो अच्छा गाते हैं। तो मेरे मुंह से उसी सादगी के साथ निकल गया कि आपने कब सुना मुझे, लिटरली। क्योंकि तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सुना है आपको। वो एक आरोही प्रोग्राम आया करता था दूरदर्शन पर, बहुत 2-3 साल पहले, उससे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था जब। और उन्होंने याद किया कि आपने वो गज़ल गाई थी और ये गाई थी, तो अच्छा गाते हैं आप। देखिए मकसद क्या था कि वो मुझे दिलासा दे रही थी। वो लता मंगेशकर नहीं थी, वो एक बुजुर्ग थी जो एक नौजवान को दिलासा दे रही थी कि फिक्र मत करो, अच्छा हो जाएगा। ये उनका बड़ापन था। और उनकी उस एक पंक्ति से आपके मन का, आपका हौसला बढ़ा। बेशक बेशक, और उसमें थोड़ा हौसला बढ़ा। होता है ना कि नया सिंगर, और देखिए आज का दौर ऐसा है कि आप जाते हैं, एक एक लाइन आप रिकॉर्ड करते हैं, और फिर अगर टेक से बराबर नहीं होता है तो आप फिर से उसको 50 बार कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तो आप जैसे कि लाइव गा रहे हैं, और अगर आपने गलती की तो इतना प्रेशर है कि पूरा जो हो चुका है रिकॉर्ड वो स्क्रैप हो गया। और बहुत ही मुश्किल मकाम था वो। और वो गीत था फिर छिड़ी रात, बात फूलों की रात है या बारात फूलों की। गजल थी ये मखदूम मोहिउद्दीन साहब की, फिल्म बाजार के लिए। इसके लफ्ज इस तरह के ऊपर इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब कोई भी सिंगर आता है या कोई भी सिंगर शुरुआत करता है, तो उस्तादों से जो तालीम मिलती है वो सुर पक्का करने की होती है, सुर लगाने की, सुर कैसे लगाया जाता है, सुर को कैसे पक्का किया जाता है, और फिर सुर में ठहराव, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद जो मुझे पता लगा कि सुर लगा के सुर को छोड़ना वो भी एक फन अलग होता है। ये देखिए, वही तो कहना चाह रहा था मैं, कि लगा के ऐसे सुर छोड़ो कि उसकी आस लहे, वो एक अलग मुकाम होता है। जो इस गाने में जब लता जी के साथ मैं गा रहा था, तो मैंने नोट किया कि उन्होंने जो सुर तो उनका वो तो मतलब सुर और लता जी तो मतलब कोई और इसमें कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो एक सुर लगाती थी और कहीं पर वो ऐसे आस छोड़ती थी कि वो सुर की आस आपको नजर आती थी। मतलब अगर करके बताएं, क्योंकि जो ये संगीत मैं नहीं, मैं तो वैसा नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा सिर्फ। ये महकती हुई हुई ये महकती हुई गजल
दूं, जैसे सहरा में रात फूलों की। रात है या बारात फूलों की। ये जो है, बहुत अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये क्या कर गई। और आज मतलब जब मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं, ये तो अभी पता लग रहा है कि कितनी महान कलाकार तो थी वो, लेकिन क्या क्या काम कर गई वो। तलत जी, एक बात होती है वो जुबान से वाकिफ होना, और दूसरी बात होती है जब लता जी की वो कहानियां जो अब लेजेंड बन गई हैं, एक तरह से किंवदंती हम कहते हैं, फोकलोर हो गया है कि जब दिलीप साहब ने कहा कि मराठी उच्चारण आता है और वो उर्दू सीख जाती हैं और उसके बाद जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है। मतलब अ, आपके लिए शायद आप नए थे लेकिन आपके लिए नेचुरल था। लेकिन लता जी भी कभी वो चीजें करने से शायद हिचकी नहीं, या हर चीज से लड़कर वो आगे बढ़ी जो उनके लिए शायद नेचुरल भी नहीं रही। देखिए, ये बात पर तो मेरे से सीनियर लोग हैं, वो बता सकेंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह सकता हूं कि लता जी के तलफ़ुज़, ये आप जो कह रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, उर्दू का तलफ़ुज़ जो था उनका बहुत ही प्योर था। पता ही नहीं लगता था कि ये मतलब ये प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज, अदायगी, और उसमें और एक होती है टोन। निदा फाजली साहब ने एक बार मुझसे कहा था, और निदा फाजली साहब तो आप जानते हैं, कहने लगे तलत साहब, ये आखिरी मुलाकात है हमारी उनके इंतकाल से पहले। उन्होंने कहा कि जब आप गाते हैं तो आपके गले में उर्दू की घुलाई नजर आती है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, घुलाई। तो मैं कहता हूं कि लता जी की गले में वो घुलाई इतनी भरपूर थी कि आप अगर आप किसी उर्दू दां को सुना दें और बताएं ना कि ये लता मंगेशकर ने गाया है, वैसे तो मुमकिन ही नहीं है, सब जानते थे, लेकिन अगर समझिए फॉर इंस्टेंस, तो वो पहचान ही नहीं सकते थे कि ये उर्दू जानती नहीं है। उर्दू की मतलब ऐसा तलफ़ुज़ था उनका, प्योर तलफ़ुज़। काफ, खे, गैन, ये सारे अक्सर ख्याल, खौफ, खबर। खबर दो होती है, एक खबर होती है जो आप खबरनामा, न्यूज़, और एक खबर होती है यहाँ से। तो ये दो डिफ्रेंसिएशन जो यहाँ से होते हैं, ये उर्दू में है। तो ये उन ऊपर बिल्कुल वो उन्होंने मेहनत की है। मेहनत करके वो मतलब जितनी बड़ी फनकारा थी उतनी बड़ी वो मतलब मेरा ख्याल फन की स्टूडेंट थी। तो ये हुआ पहला मौका जब एक नर्वस तलत अजीज उनके बगल में खड़े थे और एक लाइन नहीं को नहीं, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है, अगर आप इजाजत दें तो बताऊं कि लता जी को सब समझते हैं, लता जी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का था। वो उनमें इतनी मतलब एक छोटी बच्ची जैसी होती है ना, एक मिस्चीवसपन था। तो यही रिकॉर्डिंग में खयाम साहब का सबको मतलब सारी भी इंडस्ट्री जानती है उनका वन मोर मशहूर है। मतलब आप जितने भी अच्छे टेक दें तो एक वन मोर वाज मैंडेटरी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं नया था, तो मैं खड़ा हूं, टेक हुआ, तीन टेक हुए। तो तीसरे टेक के बाद खयाम साहब की आवाज आई हेडफोन में, अरे लता जी वाह वाह क्या बात है, कमाल कमाल, क्या बात है, आपने क्या गाया। लता जी खड़ी हैं बिल्कुल, तो मैंने समझा कि वो हेडफोन निकाल देंगी, वैसी ही खड़ी हैं, और फिर चुपके से मुझसे कहती है मुस्कुराते हुए, अभी आएंगे वो। मैंने कहा जी, अभी अभी आएंगे और कहेंगे वन मोर देखना। तो यकीन कीजिए इत्तेफाक एग्जैक्टली उसी टाइम पर वो दरवाजा खुला और खयाम साहब का जो अंदाजे बयां था, जो कहते थे, वो किसी बहुत प्यार करते थे, अब वो ऐसे झुक के आते थे, अरे लता जी क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल, आपने तो कमाल कर दिया। नाक चढ़ी हुई और ऐसे उनकी ये उंगली बहुत मशहूर थी, वाह 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 क्या बात है, वाह वाह। और लता जी बिल्कुल ऐसी खड़ी हैं जैसे कि शी नोज के क्या आने वाला है, अभी उनको पता है। और बिल्कुल जी जी। तो उसके बाद फिर होते होते बड़ी तारीफों के पुल बांधकर फिर उन्होंने कहा, लता जी एक और प्लीज। तो अच्छा, जब वो एक और कहने लगे तो वो मुझे देखी ऐसे, तो अब मैं क्या कहूं, मैं सबसे जूनियर, ना हंस सकता हूं ना कुछ, क्योंकि
तो ये चीज जो है मुझे अच्छी लगी कि देखिए इतनी बड़ी फनकारा, ये नहीं कि वो लता मंगेशकर है, शी वॉज अ लेजेंड, ऑलवेज विल बी। वो चाहती तो वो अपना काम करके निकल जाती, नहीं। इनफैक्ट लता जी ने खुद मुझसे कहा कि खयाम साहब बहुत मशहूर थे रिहर्सल्स के लिए, वैसे सभी करते थे उस जमाने में। लता जी भी रिहर्सल्स के लिए जाती थी, और कभी कभी जब वो नहीं जा सकती थी तो खयाम साहब उनके घर आते थे और रिहर्सल होता था बाकायदा गाने का। लता जी, लता मंगेशकर रिहर्सल करती थी, आप पूछ लीजिए किसी से भी। जो उनका कद था वो कह सकती थी कि मैं सीधा ऐसे ही कर लूंगी, मैं नहीं करूंगी। नहीं, वो चाहती तो वो क्या? आकर, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट थी और वो बिल्कुल इज्जत से। अब आप देखिए उनके सारे गाने मदन जी के साथ जो हैं क्लासिक्स हैं। मैं नहीं कहता, सारी दुनिया से पूछ लीजिए आप। मतलब मदन मोहन साहब के जो गाने हैं और जिस तरीके से लता जी ने उसको गाए हैं, और वो जो एक मकाम हासिल हुआ है, वो क्लासिक है। चाहे आप क्लासिकल आर्टिस्ट या बड़े बड़े फनकार से भी आप पूछ लें तो सब तारीफ ही करेंगे। देखिए बड़े जो दिग्गज कलाकार होते हैं ना क्लासिकल में, वो लाइट म्यूजिक को मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो लाइट को लाइट समझते हैं। लेकिन ये वाहिद शख्सियत थी लता मंगेशकर, जिनके बारे में बड़े गुलाम अली खां साहब जैसी शख्सियत या आमिर खान साहब भी मतलब उनको इज्जत से देखते थे कि ये क्या। मुझे याद है किसी ने बता रहे थे कि बड़े गुलाम अली खान रेडियो पर सुन रहे थे तो लता जी का गाना चल रहा था, तो उनके बहुत प्यार से कहने लगे, ये मैंने सुना है, अरे क्या गाती है ये, मतलब एक भी सुर इधर का उधर नहीं होता है, कमाल है। जैसे कि इट वाज समथिंग बहुत ही नयापन है। लेकिन ये खास बात थी। खूबसूरती झलकती भी थी जब आज भी उन गीतों को सुनते हैं, आप जैसे गा रहे हैं, मुझे साथ में वो डुएट की आवाज याद आ रही थी। ये पहला वाकया हुआ आपका, पहली मुलाकात हो गई पहली बार, और मैं तो ये भी समझूंगी कि जो पहली बार आपको खबर मिली होगी कि आप उनके साथ गाने वाले हैं, तो वो तो एक अलग ही हाई रहा होगा आपके। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि मैंने कहा ना कि सब साथ में होते थे, ऑर्केस्ट्रा से लेकर सिंगर सब साथ में गाया करते थे। और लता जी ने भी एक बार ये कहा था कि वो खुद प्रिफर करती हैं ड्यूट गाना, साथ में अगर सिंगर हो तो उसमें एक अलग बात होती, क्योंकि आप जब गाते हैं तो आप सुनते हैं कि आपका को सिंगर क्या गा रहा है, कैसे गा रहा है, तो उससे आपको फीडबैक मिलता है कि कैसे इसमें आप कैसे गाएंगे। अगर किसी ने गाकर छोड़ दिया और आपके पास ब्लैंक ट्रैक है, आप सिर्फ क्लिक ट्रैक पे गा रहे हैं या जो भी हम आजकल होते हैं, तो वो एक फीलिंग नहीं आती, रूहदारी नहीं हो सकती। इसके आगे वो राब्ता कैसे फिर कायम उसके बाद फिर मेरी 2-3 मुलाकातें हुई। अब उसमें मैं क्या कहूँ, मैं नहीं कह सकता ज़्यादा कि लेकिन एक बात याद ज़रूर है कि जब खयाम साहब बहुत बीमार थे 2019 में, अस्पताल में थे, काफ़ी सीरियस थे, तो लता जी के फ़ोन रोज़ाना मुझे आते थे। रोज़ाना वो फ़ोन करती थी और पूछती थी कि खयाम साहब कैसे हैं, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताएं। आप सोचिए, लता मंगेशकर खुद बात कर रही हैं। और उन्होंने डॉक्टर का नंबर लिया मुझसे, डॉक्टर से खुद बात की कि भाई कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताएं आप। डॉक्टर मुझे दूसरे दिन बताई, लता जी ने नहीं बताया मुझे। डॉक्टर मुझे बताने लगे, एक कल लता जी का फ़ोन आया था मुझे, वो तो यकीन नहीं कर रहे कि लता मंगेशकर मुझे फ़ोन कर रही है। तो ये उनका बड़ापन था। और बहुत ही मतलब बस ये कहें कि वो एक बहुत ही ख़ास शख्सियत थी। वो बस उनको जहाँ पर है वो खुश रहे। खुश रहें, और हमेशा लोग ऐसा महसूस भी करते हैं, हम सब महसूस करते हैं कि जैसे एक आशीर्वाद का हाथ एक बड़ा व्यक्ति घर का चला गया है। चूंकि हम यहाँ पर सुरों की श्रद्धांजलि ही दे रहे हैं तलत जी, मुझे तो आपका और उनका नाम भी है, जब लेते हैं से तो बड़ा मिलता जुलता सा लगता है, तलत और लता, तो उसमें कई अक्षर आपके मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। आपने तो इतने गीत गाए हैं, उन्होंने इतने गाए हैं, लेकिन जब उस मिश्रण को हम देखते हैं और उन गीतों को आपके सुनते हैं यहाँ पे, तो एक कौन सा आपके मन में जो बसा रह जाता है? पहला तो हमेशा रहेगा ही। नहीं, मैंने तो एक ही गाया उनके साथ। नहीं, उनकी गीतों को। उनकी तो अरे अनगिनत है, अनगिनत है, जो ले आप। मेरे जो अगर आप चाहें तो सारी दुनिया जानती है, मैं वो सुना देता हूँ। ये तो सारी दुनिया जानती है और कितने लोगों ने गाया है, लेकिन जो लता जी ने गाया वो कोई रिपीट नहीं कर सकता।
ये बैठे हैं, जानते हैं। इनके वालिद साहब। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से आपने जो बातें बताई उससे ऐसा लगा जैसे कि जो एक्टर्स मेथड एक्टिंग की बात करते हैं, शायद एक मेथड सिंगिंग उन्होंने अपना तय रखा था, जिसके जरिए वो हर गीत में, ताकि पूरी आत्मा रहे उस गीत में। बेशक। मैं बस क्या कहूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ। ये मेरा ये मकाम नहीं है कि मैं उनके बारे में, उनकी गायकी के बारे में बताऊं, लेकिन जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, बस ये कह सकता हूं कि एक आवाज जैसा कि एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत होती है, तो खूबसूरती अता की जाती है ऊपर वाले ने दे देता है। वैसे ही लता जी को वो आवाज बख्शी गई थी, वो रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि उसने उनको दी। इतने लंबे समय तक गाते रहना, क्योंकि इसमें भी बहुत रियाज भी चाहिए, आपको अपने गले का ख्याल रखना है, आपको बदलते समय के साथ चलना है। मेरा ख्याल है रिकॉर्डिंग के तरीके बदलते होंगे, जब नए गीतकार संगीतकार आते होंगे तो बोल से लेकर धुन तक सारी चीजें बदलती हैं। कितना मुश्किल रहा होगा कि एक इतने लंबे दौर तक और आप राज करते रहें। लता मंगेशकर कभी भी पीछे नहीं गई, वो हमेशा दी लता मंगेशकर रही। बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे ख्याल 7 डिकेड्स, कम से कम 7, कम से कम मेरे ख्याल। और जब तक उन्होंने गाया, उन्होंने सुर में गाया, सुर नहीं हिला। ये बहुत खास बात है, क्योंकि उम्र के साथ साथ बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, बहुत इंसान है, इंसान होते, तो ये गला है, एज के साथ कभी कभी ये होता है। लेकिन लता जी का जो है, जब तक वो गाती रहीं, उनका सुर नहीं हिला। सुर और टोन, ये एज ए सिंगर बता रहा हूं आपको, टोनल क्वालिटी जो होती है आवाज की, वो एक बरकरार रहती है। उसमें इनफैक्ट जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उतना उसमें और रचाव आता गया, और वो रचाव जो है वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। ये नसीब की बात है। और फिर उनकी तपस्या, सैक्रिफाइस जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की अपनी फन के लिए, मेरे ख्याल उसका भी नतीजा है। मैं ज्यादा नहीं कह सकता इसमें, मैं बहुत छोटा हूं। हर तरफ आग है, दामन को बचाएं कैसे, रस्म उल्फत। पूरी राग मधवंती में ही डूबी हुई है,
और जगह भी ऐसी ली कि बिल्कुल नाप तोल कर बहुत ही पक्की और फिर खूबसूरत भी। देखिए जगह लेना अलग बात है, लेकिन उसको खूबसूरती से इतनी सजाना ये अलग बात होती है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद तलत जी। थैंक यू।